गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने नेमरासुंडा के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जो कि विभिन्न प्रकार के जो स्टोरेज ग्रेन यानी स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करे थे। इस सेशन में हम स्टोरेज इंसेक्ट कैरिड इन्फेस्टेशन बाय 2 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जो स्टोरेज इंसेक्ट होते हैं, इनके द्वारा जो इन्फेस्टेशन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो आपका इंटरनल फीडर होते हैं, दूसरे नंबर पे एक्सटर्नल फीडर होते हैं। इंटरनल फीडर में क्या आता है, तो लार्वा या फिर प्यूपा रिमेन्स इनसाइड द ग्रेन्स एंड इंसेक्ट ले एग इनसाइड आर ऑन द सीड्स। यानी कि इंटरनल फीडर्स में जो भी वे इंसेक्ट जो कि ग्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं, और ग्रेन के ऊपर या फिर ग्रेन के अंदर ही अंडा देने का काम करते हैं, तो उसी को हम इंटरनल फीडर के नाम से जानते हैं। जैसे राइस बेबील हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, पल्स बीटल हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, साइटोट्रोगा हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, एंड राइजोपर्था हो गया। ये सभी जो होते हैं किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो इंटरनल फीडर के एग्जाम्पल होते हैं। फिर से राइस बेबील हो गया, पल्स बीटल हो गया, साइटोट्रोगा हो गया, राइजोपर्था हो गया, ये सभी इंटरनल फीडर के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है एक्सटर्नल फीडर। पासेस ऑल लाइफ स्टेज आउटसाइड द ग्रेन। यानी कि जितनी भी क्रियाएं ग्रेन के ऊपरी सतह पर होती है वो सभी एक्सटर्नल फीडर के रूप में जाने जाते हैं। फिर से पासेस ऑल लाइफ स्टेजेस आउटसाइड द ग्रेन, यानी कि वे इंसेक्ट जो ग्रेन के ऊपर ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो इस प्रकार के इंसेक्ट को हम एक्सटर्नल फीडर इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। एंड ऑल स्टेज आर विजिबल, और सभी प्रकार का जो इनका स्टेज होता है वो हमारी आंखों से आसानी से दिखाई देता है। जैसे कि खबरा बीटल हो गया, कॉर्सीरा हो गया, रेड फ्लोर बीटल हो गया, ओराइजी फिलूसेट हो गया, फिर से खबरा बीटल हो गया, और कॉर्सीरा हो गया, रेड फ्लोर बीटल हो गया, एंड ओराइजी फिलूसेट हो गया, यानी ओराइजी फाइलस हो गया, ओराइजी फाइलस हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, तो कैटेगरी यानी कि अदर कैटेगरी, अन्य कैटेगरी, यानी ग्रेन स्टोरेज यानी स्टोरेज ग्रेन पेस्ट की जो अन्य कैटेगरी है, इसमें क्या क्या आता है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो देख लेते हैं। पहले नंबर पे प्राइमरी पेस्ट आता है। प्राइमरी पेस्ट का मतलब क्या होता है, विच इन्फेस्ट द होल ग्रेन्स एंड आर कैपेबल ऑफ डैमेजिंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरेज ग्रेन्स, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पेस्ट। इसके अंतर्गत साइटोफिलस आता है, राइजोपर्था आता है, एंड ब्रोचिड्स आता है। फिर से अब देख लेते हैं इसके बारे में। विच इंसेक्ट द होल ग्रेन्स एंड आर कैपेबल ऑफ डैमेजिंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरेज ग्रेन्स, यानी कि वे इंसेक्ट जो कि संपूर्ण ग्रेन्स पर इन्फेस्टेशन करने का काम करते हैं, और सभी प्रकार के स्टोरेज ग्रेन में यानी सभी प्रकार के स्टोरेज ग्रेन्स में डैमेज करने की क्षमता पाई जाती है, उस इंसेक्ट को हम प्राइमरी इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका साइटोफिलस आता है, इसके अंतर्गत राइजोपर्था आता है इसी के अंतर्गत, एंड सभी प्रकार के बुचिड्स हो जाता है इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है सेकेंडरी पेस्ट। सेकेंडरी पेस्ट का मतलब क्या होता है, दे इन्फेस्ट विच इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाई अदर इंसेक्ट, यानी कि जब अन्य इंसेक्ट के द्वारा पहले से ही इन्फेक्ट किए हुए ग्रेन पर फिर दूसरा इंसेक्ट जब उस पर अटैक करता है, तो इस प्रकार के पेस्ट को हम सेकेंडरी पेस्ट के नाम से जानते हैं। फिर से दे इन्फेस्ट विच इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाय अदर इंसेक्ट, यानी कि जब किसी इंसेक्ट के द्वारा उस ग्रेन पे या फिर उस होस्ट पे अटैक किया जाता है जिस पर पहले ही कोई इंसेक्ट अटैक कर चुका है, तो इस प्रकार के पेस्ट को हम सेकेंडरी पेस्ट कहते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ अटैक ऑन द ब्रोकन और मिल्ड ग्रेन्स ओनली, यानी कि इस प्रकार के इंसेक्ट में जो मिल्ड ग्रेन होते हैं, केवल मिल्ड ग्रेन्स में या फिर जो ब्रोकन ग्रेन्स होते हैं उस पर ही अटैक करने की क्षमता पाई जाती है। यानी कि वे इंसेक्ट जो कि पहले से ही मिल्ड होते हैं या फिर पहले से ही मिल्ड ग्रेन होते हैं या फिर पहले से ही बहुत टूटे फूटे हुए ग्रेन्स होते हैं, तो उस पर अटैक करने की क्षमता पाई जाती है, उस प्रकार के पेस्ट को हम सेकेंडरी पेस्ट के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आपका ट्राइबोलियम कैस्टेनियम आता है, एंड ओराइजी फाइलस आता है, यानी कि ओराइजी फाइलस दोनों में देखने को मिलता नहीं है, नहीं सॉरी,
तो इसके अंतर्गत आपका ट्राइबोलियम कैस्टेनम आता है, एंडोराइजिफिलस आता है किसके अंतर्गत, सेकेंडरी पेस्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है कॉमन स्टोरेज पेस्ट, यानी कि अब यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कॉमन स्टोरेज पेस्ट के बारे में। तो कॉमन स्टोरेज पेस्ट में पहले नंबर पे दिया है कोलियोप्टेरान पेस्ट, यानी कि कॉमन स्टोरेज पेस्ट के अंतर्गत पहले नंबर पे दिया है कोलियोप्टेरान पेस्ट। पहले नंबर पे आता है राइस बेबिल। राइस बेबिल का साइंटिफिक साइटोफिलस ओराइजी होता है। राइस बेबिल का साइंटिफिक क्या होता है, तो राइस बेबिल का साइंटिफिक साइटोफिलस ओराइजी होता है। इसका होस्ट क्या होता है, तो राइस बेबिल का जो होस्ट होता है वो आपका सीरियस पेस्ट ऑफ व्हीट, राइस एंड बार्ली, यानी कि जो राइस बेबिल का होस्ट होता है क्या होता है, तो यह बार्ले पर अपना जीवन व्यतीत करता है, राइस को अटैक करता है, यानी कि सीरियस पेस्ट ऑफ व्हीट, राइस एंड बार्ले, यानी कि जो राइस बेबिल होता है या व्हीट का, राइस का और बार्ले का बहुत ही सीरियस पेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कोलियोप्टेरान का मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो राइस बेबिल का मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो राइस बेबिल का जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है वो पहले नंबर पे दिया है, फर्स्ट रिपोर्टेड इन राइस सो नेम्ड राइस बेबिल, यानी कि जो राइस बेबिल है इसका सर्वप्रथम रिपोर्ट हमें राइस पर ही देखने को मिला था, इसीलिए यह राइस बेबिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रीफर ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि यह ह्यूमिड क्लाइमेट को बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंस ऑफ रोस्ट्रम, यानी कि इसका जो सर्वाधिक आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर होता है वह आपका रोस्ट्रम का उपस्थित होना, यानी कि जो राइस बेबिल होता है इसका सर्वाधिक आइडेंटिफाइड जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका रोस्ट्रम का उपस्थित होना। नेक्स्ट पॉइंट, हेड इज प्रोट्रूड इन स्नाउट, यानी कि इसका जो हेड होता है या फिर इसका जो मस्तक होता है यह स्नाउट में जो होता है वो प्रोट्रूडेड होता है या फिर रोस्ट्रम में यह परिवर्तित रहता है, यानी कि जो राइस बेबिल का हेड होता है वो रोस्ट्रम या फिर स्नाउट में परिवर्तित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रब इज मोस्ट इंजरियस स्टेज ऑफ डैमेज, यानी कि राइस बेबिल का जो ग्रब होता है, राइस बेबिल का जो ग्रब होता है वो सर्वाधिक इंजरियस स्टेज होता है किसके लिए, तो डैमेज के लिए। फिर से राइस बेबिल, यानी कि राइस बेबिल का जो सर्वाधिक इंजीरियस स्टेज होता है डैमेज का वो आपका ग्रब होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है क्या इसमें, वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस बेबिल टू सर्वाइव एट लो मॉइस्चर, यानी कि लो मॉइस्चर पे, यानी कि इस प्रकार की बेबिल यानी राइस बेबिल जो है वो लो मॉइस्चर पर, यानी फिर से वेरी डिफिकल्ट टू दिस फॉर दिस बेबिल टू सर्वाइव एट लो टेम्परेचर, यानी कि इस प्रकार के जो बेबिल्स होते हैं फिर राइस बेबिल जो होता है वो लो मॉइस्चर पे सर्वाइव करना पाना बहुत ही कठिन होता है, यानी कि राइस बेबिल का लो मॉइस्चर पे सर्वाइव कर पाना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर का इंसेक्ट पेस्ट कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे इंसेक्ट पेस्ट आता है आपका लेजर ग्रेन बोरर, यानी कि सेकेंड नंबर पे कौन सा इंसेक्ट पेस्ट आता है, तो सेकेंड नंबर पे इंसेक्ट पेस्ट आता है लेजर ग्रेन बोरर। लेजर ग्रेन बोरर का साइंटिफिक नेम होता है राइजोपोर्था डोमिनिका होता है, यानी कि लेजर ग्रेन बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो लेजर ग्रेन बोरर का साइंटिफिक नेम राइजोपोर्था डोमिनिका होता है। इसका होस्ट क्या होता है, तो प्रीफर द डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस, यानी कि जो लेजर ग्रेन बोरर होते हैं यह डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस को बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और किसमें देखने को मिलता है, तो लेजर ग्रेन बोरर या वाइट व्हीट का सीरियस पेस्ट होता है, राई का भी सीरियस पेस्ट होता है, ज्वार का भी सीरियस पेस्ट होता है। फिर से लेजर ग्रेन बोरर जो होते हैं वो व्हीट, राई एंड ज्वार का सीरियस पेस्ट माने जाते हैं। इसका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है किसका, तो लेजर ग्रेन बोरर का जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है वो कौन कौन सा होता है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेजर ग्रेन बोरर, बीटल इज मोर हार्मफुल दैन ग्रब, यानी कि ग्रब की अपेक्षा इसके जो बीटल्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोनोटम इज राउंडेड एट द प्लांट वेयर एज द ट्रांसफर रो ऑन टीथ सेंट्रली एंड पोस्टीरियर फ्लैटेंड, यानी कि इसका जो प्रोनोटम होता है यह फ्रंट से, यानी कि इसका जो प्रोनोटम होता है वो सामने से राउंडेड होता है, यानी कि घिरा हुआ है, यानी कि जो लेजर ग्रेन लेजर ग्रेन बोरर होते हैं इसका जो प्रोनोटम होता है, यानी कि लेजर ग्रेन बोरर का जो प्रोनोटम होता है यह सामने से जो था वो चारों तरफ से घिरा रहता है। वेयर एज द ट्रांसफर रो ऑफ टीथ सेंट्रली, और यह क्या करता है जबकि वेयर एज मतलब जबकि यह अपने टीथ के, यानी कि फिर से वेयर एज द ट्रांसफर रो ऑफ टीथ सेंट्रली, और इसका जो टीथ होता है वो सेंट्रली ट्रांसफ़र करने का काम करता है। वेयर एज द ट्रांसफ़र रो ऑफ टीथ सेंट्रली, जबकि इसका जो
रो टीथ होता है वो सेंट्रली ट्रांसफ़र होता है एंड पोस्टीरियर प्लेट एंड, और इस पोस्टीरियर रीजन पे प्लेट एंड होता है। वेयर एज द ट्रांसफ़र रो ऑफ टीथ सेंट्रली, यानी कि जहाँ पर जो यानी कि लेजर ग्रेन बोरर का जो टीथ होता है यानी जो रो टीथ होता है ये सेंट्रली ट्रांसफ़र होता है एंड पोस्टीरियर पोजीशंस पे यह फ्लैट एंड होता है। नेक्स्ट है ले एक पियर शेप्ड एंड वाइट लेटर चेंज इनटू पिंकिश कलर, यानी कि यह किस प्रकार के अंडे देते हैं, तो इसके जो अंडे देते हैं यानी कि लेजर ग्रेन बोरर जो होता है अंडा किस प्रकार का देता है, तो यह नाशपाती के आकार के अंडे देता है। वाइट लेटर यानी कि एंड वाइट यानी कि यह कलर इसका जब अंडा देती है तो कलर रहता है, लेटर चेंज इनटू पिंकिश कलर, पहले जब अंडा यह देती है तो उस समय इसका कलर वाइट रहता है, लेकिन जब और बाद में यह पिंकिश कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट प्यूपेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द ग्रेन्स, और यह प्यूपेशन कहाँ पर करता है, तो ग्रेन के अंदर ही प्यूपेशन करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इट प्रोड्यूस प्रोफ्यूज वाइडरी सब्सटेंसेज इन स्टोर्ड ग्रेन इज करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इट्स डैमेज, यानी कि इसके डैमेज का जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वह यह होता है कि स्टोर्ड ग्रेन में यह पाउडरी सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरे नंबर पे दिया है, तीसरे नंबर पे क्या दिया है, तो तीसरे नंबर पे खपरा बीटल दिया है। थर्ड पॉइंट पे क्या दिया है, तो थर्ड पॉइंट पे आपका खपरा बीटल दिया है। खपरा बीटल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो खपरा बीटल का साइंटिफिक नेम ग्रोनोडर्मा ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। यानी खपरा बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो खपरा बीटल का साइंटिफिक नेम ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। एक्सटर्नल फीडर यानी कि जो खपरा बीटल होता है वो एक्सटर्नल फीडर होता है, सेकेंडरी पेस्ट के अंतर्गत आता है। यानी कि खपरा बीटल जो होता है वो एक्सटर्नल फीडर होता है, यानी कि ग्रेन के बाहरी तरफ से अटैक, यानी कि ग्रेन पर बाहरी तरफ से यह इन्फेस्टेशन करने का काम करता है। और ये सेकेंडरी पेस्ट होता है, यानी कि जिस ग्रेन पर पहले से ही अटैक हो चुका है या फिर टूट चुका होता है या फिर उसमें छेद हो चुका है उस पर जो इंसेक्ट फिर अटैक करते हैं तो उसी को हम सेकेंडरी पेस्ट के नाम से जानते हैं। डैमेज क्या करता है, तो कपड़ा बीटल का जो डैमेज होता है एट हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी डैमेज इज डन बाई ग्रब लार्वा, यानी कि जो खपड़ा बीटल का ग्रब या फिर लार्वा होता है, यानी खपड़ा बीटल का जो लार्वा होता है जिसे हम ग्रब के नाम से जानते हैं, यह हाई टेम्परेचर पे और लेस ह्यूमिडिटी पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज करने का काम करते हैं। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो खपरा बीटल का जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है वो निम्नलिखित प्रकार होता है। इट एक स्टेज इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, यानी कि इसका जो एक स्टेज होता है यह ऑक्सीजन के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कैन बी लाइव एट लेस मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, यानी कि यह बहुत ही कम मॉइस्चर उपलब्धता पर जीवित रहने का काम करते हैं। यानी खपरा बीटल जो होते हैं वो बहुत ही कम मॉइस्चर पर भी जीवित रहने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एडल्ट आर हार्मलेस ओनली लार्वा काज डैमेज ऑन होल ग्रेन, यानी इसका जो एडल्ट होता है वो हानिकारक रहित होता है, यानी कि जो खपरा बीटल का एडल्ट होता है वो किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुँचाता है, लेकिन इसकी जो लार्वा या फिर ग्रब होता है यह संपूर्ण ग्रेन्स में डैमेज करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो इट कैन बी लाइव विदाउट फूड अप टू 4 to 5 years इवन 7 years, यानी कि खपरा बीटल बिना भोजन के लगभग 4 से 5 साल या फिर 7 साल तक जीवित रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट एट सीरियस इन्फेस्टेशन इन व्हीट ग्रेन ईटन कम्प्लीटली एंड नेक्स्ट पॉइंट इज at serious infestation in wheat grain eaten completely and white portion left looked like rice, यानी कि खपरा बीटल एट सीरियस इन्फेस्टेशन इन व्हीट ग्रेन ईटन कम्प्लीटली, यानी कि खपरा बीटल जो होते हैं वो गेहूं के दानों पर बहुत ही खतरनाक इन्फेस्टेशन करने का काम करते हैं और इसे उस ग्रेन को यानी कि गेहूं के ग्रेन को यह पूरी तरह से खा भी जाते हैं। एंड वाइट पोर्शन लेफ्ट लुक लाइक राइस, और इसमें खाने के बाद वह वाइट पोर्शन में यानी कि व्हीट के ग्रेन को जो है वो सफ़ेद पोर्शंस के रूप में जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। यानी कि फिर से ए सीरियस इन्फेस्टेशन इन व्हीट ग्रेन ईटन कम्प्लीटली, यानी कि गेहूं के दानों को या पूरी तरह से खाकर उस पर बहुत ही खतरनाक इन्फेस्टेशन करने का काम करते हैं। एंड वाइट पोर्शन लेफ्ट लुक लाइक राइस, यानी कि इसमें से यानी इस पर जब यह अटैक कर लेता है तो उस समय जो व्हीट का ग्रेन होता है वो सफ़ेद पाउडर की तरह बिल्कुल दिखाई देता है। सफ़ेद पाउडर यानी राइस की तरह, यानी राइस के पाउडर की तरह बिल्कुल सफ़ेद रंग का यह दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट चौथे नंबर पे
आपका रेड फ्लोर बीटल आता है। चौथे नंबर पे कौन सा इंसेक्ट आता है? तो चौथे नंबर पे आपका रेड फ्लोर बीटल आता है। रेड फ्लोर बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्राइबोलियम कैस्टेनियम होता है। यानी कि रेड फ्लोर बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो रेड फ्लोर बीटल का साइंटिफिक नेम ट्राइबोलियम कैस्टेनियम होता है। ईट इज जर्म या फिर एक्सटर्नल फीडर, यानी कि जो रेड फ्लोर बीटल होता है या फिर रेड फ्लोर जो बीटल होता है, यह एक प्रकार का जर्म या फिर एक्सटर्नल फीडर होता है। यानी कि रेड फ्लोर बीटल या फिर रेड फ्लोर जो बीटल होता है यह जर्म फीडर के रूप में जाना जाता है या फिर एक्सटर्नल फीडर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है डैमेज क्या होता है? तो इसका एडल्ट एंड लार्वा बाथ हर डैमेज स्टेज यानी डैमेजिंग स्टेज, यानी कि रेड फ्लोर बीटल या फिर रेड फ्लोर बीटल का जो एडल्ट एंड लार्वा होता है, यह दोनों ही इसके स्टेज होते हैं डैमेजिंग स्टेज के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है डैमेज द प्रोसीड फूड फ्लोर सूजी मैदा, यानी कि जितने भी प्रोसीड फूड होते हैं उस पर यह अटैक करने का काम करते हैं। कौन? तो यह यानी रेड फ्लोर बीटल, यानी रेड फ्लोर बीटल जो होते हैं, जितने भी रेड फ्लोर जो बीटल होते हैं, जितने भी प्रोसीड फूड होते हैं या फिर जितने भी प्रोसीड फ्लोर होते हैं या फिर जितने भी प्रोसीड सूजी होता है या फिर जितने भी प्रोसीड मैदा होता है उस पर डैमेज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ हग ह्यूज डैमेज द फ्लोर टर्न्ड ग्रेइश येलोइश कलर एंड गिव्स पेक्यूलियर पजेंट स्मेल, यानी कि इन केस ऑफ ह्यूज डैमेज द फ्लोर, यानी जब यह आटे पर या फिर फ्लोर पर बहुत ही ज़्यादा विशाल रूप से डैमेज कर देता है, तो वह आटा जो वाइट कलर का होता है या ग्रेइश येलोइश कलर में चेंज हो जाता है और यह स्मेल भी देने लगता है। किस तरह स्मेल देता है? तो पेक्यूलियर पंजेंट, यानी कि पेक्यूलियर पंजेंट के रूप में स्मेल भी देने का काम करने लगता है। नेक्स्ट है मार्क आइडेंटिफिकेशन ऑफ किसका? तो मार्क आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड फ्लोर बीटल, यानी रेड फ्लोर बीटल का मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड फ्लोर बीटल। फीमेल ले एग सिंगली इन 4 अप टू 400, यानी कि फीमेल ले एग सिंगली, यानी कि इसकी जो फीमेल होती है वो अकेले ही लगभग फ्लोर में 400 अंडे देने का काम करती है। फिर से फीमेल ले एग सिंगली इन फ्लोर अप टू 400, यानी कि जो रेड फ्लोर बीटल होता है इसका फीमेल अकेले ही आटों पर 400 तक अंडे देने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट एग आर वाइट सिलेंड्रिकल एंड हैच अबाउट 4 to 10 डेज, यानी कि इसका जो एग होता है यह वाइट और सिलेंड्रिकल होता है, यानी कि सिलेंडर के आकार का होता है। यानी कि इसका एग जो होता है या फिर इसका अंडा जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और सिलेंड्रिकल होता है। एंड हैच अबाउट 4 to 10 डेज, और यह कितने दिन में हैचिंग करता है? तो इसका अंडा जो होता है वो 4 से 10 दिन में हैचिंग करने का काम करता है। नेक्स्ट है इन एडल्ट हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन इज वेरी डिस्टिंक्ट, यानी कि रेड फ्लोर बीटल का जो हेड, यानी रेड फ्लोर बीटल का जो एडल्ट होता है इसमें हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन तीनों ही जो थे बहुत ही डिस्टिंक्ट या फिर बहुत ही जो है विचित्र या फिर बहुत ही यह कठिन देखने को मिलते हैं, यानी बहुत ही डिस्टिंक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कैनाबिलिज्म इज आल्सो वेरी कॉमन इन दिस पेस्ट, यानी कि जो रेड फ्लोर बीटल होता है इसमें कैनाबिलिज्म की प्रॉब्लम जो थी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि कैनाबिलिज्म इज आल्सो वेरी कॉमन इन दिस इंसेक्ट, यानी कि रेड फ्लोर बीटल में कैनाबिलिज्म जो होता है बहुत ही कॉमन इसकी हैबिट होती है। नेक्स्ट है 5वें नंबर पे कैनाबिलिज्म का मतलब क्या होता है? जब एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट से लड़ता है और फिर उसको मारकर खा जाता है तो इस प्रकार की क्रिया को ही कैनाबिलिज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट शार्ट टूथ बीटल, यानी शार्ट टूथ बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो शार्ट टूथ बीटल का साइंटिफिक नेम ओरिजाफिलस सूरिनेमेंसिस होता है, सूरिनामेंसिस होता है। फिर से शार्ट टूथ बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो शार्ट टूथ बीटल का साइंटिफिक नेम ओरिजाफिलस, यानी कि शार्ट टूथ बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो शार्ट टूथ बीटल का साइंटिफिक नेम ओरिजाफिलस होता है और ओरिजाफिलस सूरिनामेंसिस होता है और यह सेकेंडरी पेस्ट के अंतर्गत आता है। यानी कि शार्ट टूथ बीटल जो होता है वो सेकेंडरी पेस्ट के अंतर्गत आता है। शार्ट टूथ बीटल का जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है वो क्या होता है? तो शार्ट टूथ बीटल का जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है क्या क्या होता है? तो लार्वा आर स्ट्रा कलर्ड एंड डार्क पैचेज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि इंसेक्ट के बॉडी पर, किसके इंसेक्ट की बॉडी पर? तो शार्ट टूथ बीटल, यानी शार्ट टूथ बीटल के इंसेक्ट बॉडी पर, यानी शार्ट टूथ बीटल इंसेक्ट के बॉडी के दोनों तरफ जो होता है डार्क पैचेज पाए जाते हैं और भूसे के कलर के जो है रंग लार्वा पाए जाते हैं। फिर से शार्ट टूथ फ्लाई के जो लार्वा होते हैं आर स्ट्रा कलर्ड, यानी कि शार्ट
शाहटूथ बीटल यानी शाहटूथ बीटल का जो लार्वा होता है वो भूसे के कलर का होता है, यानी कि शाहटूथ बीटल जो होता है इसका लार्वा जो होता है वो यानी स्ट्रा कलर का या फिर भूसे के कलर का होता है। डार्क पैचेज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि शाहटूथ बीटल के शरीर के दोनों तरफ जो होता है वो डार्क पैचेज के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन एडल्ट ईच साइड ऑफ थोरेक्स फाउंड 6 टीथ लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि शाहटूथ बीटल के एडल्ट में, यानी कि शाहटूथ बीटल के एडल्ट के दोनों, यानी कि फिर से इन एडल्ट ईच साइज ऑफ थोरेक्स 4-6 टीथ लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि शाहटूथ बीटल के एडल्ट के थोरेक्स साइड पर, यानी कि इन एडल्ट ईच साइड ऑफ थोरेक्स फाउंड 6 टीथ लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि शाहटूथ बीटल के एडल्ट में प्रत्येक थोरेक्स की प्रत्येक साइड में 4 जो होता है 6 यानी 6 टीथ लाइक का प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। फिर से शाहटूथ बीटल के एडल्ट में थोरेक्स के प्रत्येक साइड में 6 टीथ के समान प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, या फिर पाया जाता है, जनरली लार्वा फीड इंडोस्पर्म ऑफ द ग्रेन, यानी कि जो शाहटूथ बीटल होता है इसका समानता जो लार्वा होते हैं, यानी कि शाहटूथ बीटल के जो समानता लार्वा होते हैं ग्रेन के इंडोस्पर्म को खाने का काम करते हैं। फिर से जनरली लार्वा फीड इंडोस्पर्म ऑफ द ग्रेन, यानी कि जो शाहटूथ बीटल होते हैं ये समानता इसकी लार्वा जो होती है ग्रेन के इंडोस्पर्म को खाने का काम करता है। नेक्स्ट है 6वें नंबर पे पल्स बीटल है। पल्स बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो पल्स बीटल का साइंटिफिक नेम कालोसोब्रोस्कस चाइनेंसिस होता है, यानी कि पल्स बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो पल्स बीटल का साइंटिफिक नेम कालोसोब्रोस्कस चाइनेंसिस होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू पल्स बीटल, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना सो नेम्ड चाइनेंसिस, यानी कि इसकी सर्वप्रथम खोज कहाँ पर हुई थी? तो पल्स बीटल की सर्वप्रथम खोज जो है चाइना में हुई थी, इसीलिए इसे हम चाइनेंसिस के नाम से जानते हैं। यानी कि पल्स बीटल की खोज जो होता है सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो पल्स बीटल की खोज सर्वप्रथम पहले चाइना में हुई थी, इसीलिए हम चाइनेंसिस के नाम से जानते हैं और इसका नाम भी होता है कालोब्रोस्कस चाइनेंसिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू पल्स बीटल, मोस्टली डैमेज द पल्सेज इन स्टोरेज बट इट आल्सो पेस्ट ऑफ पल्स फील्ड, यानी कि जो पल्स बीटल होता है यह मुख्य रूप से स्टोरेज में, यानी कि मुख्य रूप से पल्स के स्टोरेज में डैमेज करने का काम करता है। यानी कि जो पल्स बीटल होता है यह सर्वाधिक रूप से पल्स के स्टोरेज के समय डैमेज करने का काम करता है, बट इट आल्सो पेस्ट ऑफ पल्स फील्ड, इसके अलावा यह फील्ड पर भी पाया जाता है। इसके अलावा यह फील्ड पर यानी कि पल्स के फील्ड पर भी यह डैमेज करता है। इसके साथ ही साथ स्टोरेज में भी, यानी कि पल्स के स्टोरेज के समय भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यह डैमेज करता है, इसीलिए इसे फील्ड एंड स्टोरेज दोनों का पेस्ट माना जाता है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? तो पल्स बीटल का जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है वो पहले नंबर पे दिया है, ओनली एग एंड एडल्ट आर विजिबल, यानी कि इसके केवल एग और एडल्ट ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीना आर सीरेट इन फीमेल बट पेक्टिनेट इन मेल, यानी कि पल्स बीटल के फीमेल जो एंटीना पाया जाता है वो सीरेट टाइप का पाया जाता है, जबकि पल्स बीटल के मेल में जो एंटीना पाया जाता है वो पेक्टिनेट टाइप का पाया जाता है। नेक्स्ट, एडल्ट्स आर स्मॉल चॉकलेट डार्क ब्राउन कलर, यानी कि इसका जो एडल्ट होता है वो स्मॉल होता है, चॉकलेट डार्क ब्राउन कलर का होता है, यानी कि इसका जो एडल्ट होता है यानी पल्स बीटल का जो एडल्ट होता है वह स्मॉल चॉकलेट गहरे ब्राउन रंग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली ग्रब आर डिस्ट्रक्टिव, यानी कि जो पल्स बीटल का केवल ग्रब ही हार्मफुल होता है, यानी कि पल्स बीटल का केवल ग्रब ही जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। दूसरे नंबर पे दिया है क्या? तो लेपिडोप्टेरान पेस्ट, यानी कि बी नंबर पे दिया है लेपिडोप्टेरान पेस्ट, यानी बी नंबर पे क्या दिया है? तो बी नंबर पे लेपिडोप्टेरान पेस्ट दिया। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू लेपिडोप्टेरान पेस्ट, अंगाउमोइज ग्रेन मॉथ, यानी कि लेपिडोप्टेरान पेस्ट के अंतर्गत क्या आता है? तो लेपिडोप्टेरान पेस्ट के अंतर्गत पहले नंबर पे अंगाउमोइज ग्रेन मॉथ आता है, इसका साइंटिफिक नेम साइटोट्रोगा सीरिएला होता है, साइटोट्रोगा सीरिएलिला होता है। फिर से साइटोट्रोगा सीरिएलिला होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू लेपिडोप्टेरान पेस्ट या फिर अंगाउमोइज ग्रेन मॉथ, इट इज आल्सो पेस्ट ऑफ फील्ड, यानी कि अंगाउमोइज ग्रेन मॉथ का म्यूथ क्या होता है? तो इट इज आल्सो पेस्ट ऑफ फील्ड, यानी कि अंगाउमोइज ग्रेन मॉथ जो होता है वो फील्ड का एक महत्वपूर्ण पेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ईट इन स्टोरेज द इन्फेस्टेशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाई सरफेस, यानी कि ईट इन स्टोरेज द इन्फेस्टेशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाई सरफेस, यानी कि इस इंसेक्ट के द्वारा
का नेक्स्ट है इन स्टोरेज द इन्फेस्टेशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द सरफेस, यानी कि स्टोरेज में यानी कि इनका इन्फेस्टेशन जो होता है कहाँ पर देखने को मिलता है, तो इनका स्टोरेज जो होता है वो यानी कि इनका इन्फेस्टेशन जो होता है वो स्टोरेज में देखने को मिलता है, ना कि सरफेस में, यानी कि सरफेस के द्वारा रिस्ट्रिक्ट होता है, यानी कि इसका स्टोरेज में ही केवल इन्फेस्टेशन देखने को मिलता है, सरफेस पर इनका इन्फेस्टेशन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, यानी कि अंगामाइज ग्रेन माउथ का जो इन्फेस्टेशन होता है केवल स्टोरेज में देखने को मिलता है, सरफेस में यह पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। डैमेज इज डन बाय लार्वा, यानी कि इसका जो डैमेज करने वाला कौन सा होता है, तो लेपिडोप्टेरान पेस्ट के अंतर्गत जो अंगोमाइज ग्रेन मॉथ होता है इसका लार्वा ही डैमेज करने का काम करता है। नेक्स्ट है राइस मोथ। राइस मोथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो कोर्सीरा सी फेलोनी का होता है, यानी कि राइस मोथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो राइस मोथ का साइंटिफिक नेम कोर्सीरा सी फेलोनी का होता है। फिर से राइस मोथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो राइस मोथ का साइंटिफिक नेम कोर्सीरा सी फेलोनी का होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो पैरालीडी फैमिली से बिलोंग करता है। आर्डर कौन सा होता है, तो लेपिडोप्टेरा आर्डर होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू राइस मोथ प्रेजेंट इन ह्यूमिड एरिया, यानी कि राइस मोथ जो होता है वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो राइस मोथ जो होता है वो ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक्सटर्नल फीडर या फिर लार्वा, यानी कि इसका लार्वा जो होता है वो एक्सटर्नल फीडर होता है, यानी कि राइस मोथ का जो लार्वा होता है वो एक्सटर्नल फीडर होता है। नेक्स्ट है हैवी इन्फेस्टेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय वेबिंग, यानी कि वेबिंग के द्वारा बहुत ही अधिक मात्रा में इन्फेस्टेशन करने का काम करते हैं कौन, राइस मोथ। यानी राइस मोथ जो होता है वो वेबिंग के द्वारा ही बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन करने का काम करता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे क्या दिया है, तो तीसरे नंबर पे दिया है क्या, तो आलमंड मोथ, यानी तीसरे नंबर पे क्या दिया है, तो तीसरे नंबर पे आलमंड मोथ दिया है। आलमंड मोथ का क्या, आलमंड मोथ दिया है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इफेस्टिया काउटेल्ला होता है, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो आलमंड मोथ का साइंटिफिक नेम इफेस्टिया काउटेल्ला होता है। फिर से आलमंड मोथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो आलमंड मोथ का साइंटिफिक नेम इफेस्टिया काउटेल्ला होता है। यह एक प्रकार का एक्सटर्नल फीडर होता है, यानी कि आलमंड मोथ भी जो होता है एक प्रकार का एक्सटर्नल फीडर होता है। नेक्स्ट पॉइंट ओनली लार्वा आर जर्म फीडर, यानी कि इसकी जो केवल लार्वा होती है वो जर्म फीडर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, तो अगला टॉपिक दिया मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज पेस्ट, यानी कि स्टोरेज पेस्ट को हम किस तरह से मैनेज करेंगे उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो पहले नंबर पर हम सीड ट्रीटमेंट करके हम स्टोरेज पेस्ट को यानी कि स्टोरेज पेस्ट का हम सीड ट्रीटमेंट यानी कि सीड का ट्रीटमेंट करके हम स्टोरेज पेस्ट से मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, तो मेलाथियन 5% डस्ट को 250 ग्राम पर क्विंटल के हिसाब से सीड में recommended are 2 ml of phenvalate in 500 ml of water for 1 क्विंटल ऑफ सीड्स। फिर से क्या कह रहा है, तो मेलाथियन 5% डस्ट को 250 ग्राम प्रति क्विंटल सीड के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर से मेलाथियन की 5% डस्ट को 250 ग्राम प्रति क्विंटल सीड में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, या फिर 2 ml फेनवालरेट की 500 ml मात्रा को पानी में मिलाकर प्रति क्विंटल के हिसाब से छिड़काव करना है, सीड का ट्रीटमेंट करना चाहिए। फिर से मेलाथियन 5% डस्ट एट द रेट 250 ग्राम पर क्विंटल ऑफ सीड इज रिकमेंडेड, यानी कि आवश्यक होता है, यानी कि 1 क्विंटल सीड के लिए 250 ग्राम मेलाथियन 5% डस्ट के साथ बहुत ही आवश्यक होता है सीड ट्रीटमेंट के लिए। दूसरे नंबर पे दिया 2 ml ऑफ फेनवालरेट इन 500 ml ऑफ वाटर 500 ml ऑफ वाटर फॉर वन क्विंटल ऑफ सीड, यानी कि 1 क्विंटल सीड के लिए 500 ml पानी में 2 ml फेनवालरेट मिलाकर उसका छिड़काव करना चाहिए, उसका जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए, छिड़काव नहीं ट्रीटमेंट करना है इसमें। नेक्स्ट है सरफेस ट्रीटमेंट, यानी कि सरफेस ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो स्टोरेज पेस्ट का दूसरा तरीका कौन सा है, तो स्टोरेज पेस्ट को कंट्रोल करने का जो दूसरा तरीका होता है आपका सरफेस ट्रीटमेंट होता है। बैग्स डिप्ड इनटू 0.0125% फेनवालरेट 20 EC या फिर साइपरमेथ्रिन 25 EC फॉर 10 मिनट्स एंड ड्राइंग देम इन शेड आर स्प्रे 0.05% मेलाथियन 50 EC इमल्सन ऑन फ्लोर वॉल एंड सीलिंग से। फिर से
सरफेस ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो सरफेस ट्रीटमेंट के तौर पर जो बैग्स होते हैं, यानी कि जिस बैग्स में हम ग्रेन को भरे रहते हैं, उस बैग को जो है 0.0125% फेनवालिरेट 20 EC में जो होता है वो डिप्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद या फिर साइपरमेथ्रिन 25 EC में 10 मिनट तक इसके बैग को डिप्ट कर दिया जाता है। फिर इसके बाद उसको छाया में सुखाया जाता है, उसको छाया में जो होता है वो सुखाया जाता है, या फिर स्प्रे या फिर उसी ग्रेन के ऊपर या फिर बोरियों के ऊपर मैलाथियान की 0.05% मात्रा का स्प्रे किया जाता है। किसके रूप में? तो इमल्सन के रूप में। कहाँ पर किया जाता है? तो या फ्लोर पे किया जाता है, फ्लोर पे किया जाता है। फिर से या फिर स्प्रे किया जाता है किसका? तो स्प्रे किया जाता है 0.05% मैलाथियान 50 EC इमल्सन का जो है फ्लोर, वॉल एवं सेलिंग्स पर स्प्रे करना चाहिए। फिर से देख लेते हैं। तो बैग्स डिप्ड इनटू 0.0125% फेनवालिरेट 20 EC, यानी कि जो बैग में भरे हुए राइस होते हैं, यानी कि जो बैग्स होते हैं, फिर से गलत हो गया, जिस बैग में हम ग्रेन्स को भरते हैं, यानी जिस बैग्स में हम ग्रेन को भरते हैं, तो उस बैग को पहले 0.0125% फेनवालिरेट 20 EC में डुबाया जाता है, या फिर उस बैग को हम साइपरमेथ्रिन 25 EC में 10 मिनट तक डुबोते हैं। फिर उसके बाद उस बैग को छाया में बहुत ही सुखाते हैं, यानी उस बैग को छाया में सुखाते हैं। तो इससे जो होता है सरफेस ट्रीटमेंट हो जाता है। या फिर हम स्प्रे करते हैं किसका? मैलाथियन का स्प्रे किया जाता है। कितनी मात्रा में? 0.05% मात्रा में किया जाता है, और वो भी इमल्सन के रूप में। कहाँ पर करते हैं? तो इसका स्प्रे जो होता है वो फ्लोर पे किया जाता है, यानी कि फर्श पे किया जाता है नीचे। फिर उसके बाद जो वॉल होता है, यानी फिर दीवार होता है, उस पर भी इसका स्प्रे किया जाता है। फिर इसके बाद जो सेलिंग्स होता है, यानी कि जो नीचे वाला पोर्शंस होता है, सेलिंग्स, यानी जहाँ पर रखा जाता है, जहाँ पर रखने वाला स्थान होता है, उसके सेलिंग्स पर भी, यानी सेलिंग्स मतलब होता है ऊपर वाला पोर्शन, जहाँ पर घर का ऊपरी हिस्सा जो होता है, घर का ऊपरी हिस्सा जिसे हम सेलिंग के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इसका स्प्रे करना चाहिए। तीसरे नंबर पे हम कैसे इसका मैनेजमेंट करेंगे? तो तीसरे नंबर पे मैनेजमेंट करने के लिए फ्यूमिगेशन का प्रयोग करते हैं। फ्यूमिगेंट्स दैट स्टोर्ड ग्रेन विथ इथाइलिन डाइक्लोरिन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम EDTC के नाम से जानते हैं, EDCT के नाम से जानते हैं। कितना रेशियो में? 3:1 के रेशियो में, @1 लीटर पर 20 क्विंटल ऑफ ग्रेन्स, यानी कि 20 क्विंटल दानों के लिए इथाइलिन डाइक्लोरिन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम EDTC की 3 संबंधी एक मात्रा को, यानी कि EDCT 3 संबंधी एक की 1 लीटर मात्रा को जो है फ्यूमिगेंट के रूप में स्टोर्ड ग्रेन में प्रयोग करते हैं। या फिर मिथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा में? 3.5 किलोग्राम प्रति 100 क्यूबिक मीटर एरिया के हिसाब से प्रयोग करते हैं, या इसको 10 से 12 घंटे के लिए प्रयोग करते हैं। यानी मिथाइल ब्रोमाइड का 3.5 किलोग्राम पर 100 मीटर क्यूब एरिया के लिए 10 से 12 घंटे के लिए प्रयोग करते हैं। या फिर हाइड्रोजन फास्फाइड का प्रयोग करते हैं, या फिर एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा में? तो 1 टैबलेट पर मेट्रिक टन ऑफ ग्रेन्स, यानी कि 1 मेट्रिक टन, यानी कि 1 मेट्रिक टन दाने के लिए, यानी कि 1 मेट्रिक टन या फिर 1 मिलियन टन, या फिर 1 मेट्रिक टन दाने के कंट्रोल करने के लिए, यानी कि 1 टन दाने को ट्रीटमेंट करने के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड की 1 गोली पर्याप्त रहती है, या फिर हाइड्रोजन फास्फाइड की 1 टैबलेट पर्याप्त रहती है। यानी कि 1 मेट्रिक टन ग्रेन को स्टोरेज करने के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड की 1 टैबलेट पर्याप्त रहती है, या फिर हाइड्रोजन फास्फाइड की 1 टैबलेट पर्याप्त रहती है। नेक्स्ट है, अगला हेडिंग दिया है अदर टर्मिनोलॉजी, अन्य टर्मिनोलॉजी, अदर टर्मिनोलॉजी। अगले हेडिंग पे दिया है अदर टर्मिनोलॉजी। एक्यूट इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट, यानी कि वे इंसेक्ट, यानी कि द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट, यानी कि एक्यूट इकोलॉजी का मतलब यही होता है, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, यानी कि जब हम किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी इंडिविजुअल स्पीसीज का अध्ययन करते हैं जो इसका संबंध पर्यावरण से होता है, तो उसी को हम एक्यूट इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर से आउटी है यार, AUTE है, एक्यूट नहीं है, सॉरी एक्यूट नहीं है, AUTE है, यानी आउटी आउट
आउटी इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो आउटी इकोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि जब हम किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का या फिर इंडिविजुअल स्पीसीज का अध्ययन करते हैं जिसका संबंध पर्यावरण से होता है तो उसी को हम आउटी इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सिनेकोलॉजी। साइनेकोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग डिफरेंट स्पीसीज इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। यानी कि साइनेकोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग डिफरेंट स्पीसीज इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। यानी कि साइनेकोलॉजी का मतलब यही होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के समूह का अध्ययन करते हैं जो कि विभिन्न स्पीसीज से, यानी कि द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग डिफरेंट स्पीसीज इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। यानी कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के समूह का अध्ययन डिफरेंट स्पीसीज के रूप में जिनका संबंध पर्यावरण से होता है उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि पर्यावरण से संबंध रखने वाले जब हम डिफरेंट स्पीसीज वाले ऑर्गेनिज्म के समूह का अध्ययन करते हैं तो उसी को साइनेकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर से पर्यावरण से संबंध रखने वाले विभिन्न प्रकार के स्पीसीज जो कि ऑर्गेनिज्म के समूह के रूप में अध्ययन करते हैं तो उसी को साइनेकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन पॉपुलेशन? पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज ऑक्यूपिंग ए पार्टिकुलर एरिया एट ए स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी कि एक विशिष्ट समय में एक विशिष्ट स्थान पर सेम स्पीसीज की ऑर्गेनिज्म के समूह को ग्रुप पॉपुलेशन कहा जाता है। फिर से स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट समय में, यानी एक विशिष्ट समय में एक विशिष्ट स्थान पर दिए गए सेम स्पीसीज की ऑर्गेनिज्म के समूह को पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है बायोम का मतलब क्या होता है? बायोम इज एन इकोसिस्टम ऑफ ए लार्ज एरिया इन विच द नेचर ऑफ स्टेबल कम्युनिटीज इज सिमिलर इन अपीयरेंस। यानी बायोम का मतलब क्या होता है? तो बायोम एक प्रकार का इकोसिस्टम होता है जो कि लार्ज एरिया से संबंधित होता है और इसमें होता क्या है? द नेचर ऑफ स्टेबल कम्युनिटीज, यानी कि इसमें जो कम्युनिटी का नेचर होता है पूरी तरह से स्टेबल होता है। इज सिमिलर इन अपीयरेंस, और यह अपीयरेंस में भी समान होता है। बायोम का मतलब होता है बायोम इज एन इकोसिस्टम, यानी बायोम एक प्रकार का इकोसिस्टम होता है ऑफ ए लार्ज एरिया जो कि लार्ज एरिया से रिलेटेड होता है। इन विच द नेचर ऑफ स्टेबल कम्युनिटी इन सिमिलर इन अपीयरेंस, और यह नेचर में, यानी कि यह नेचर में बिल्कुल स्टेबल कम्युनिटी के समान ही दिखाई देते हैं। और नेचर में जो होते हैं यानी प्रकृति में यह स्टेबल कम्युनिटी के समान ही बिल्कुल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग है इकोलॉजिकल नीची। इकोलॉजिकल नीकी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजिकल नीकी का मतलब क्या होता है? एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपी ए पार्टिकुलर फिजिकल लोकेशंस एट ए गिवन टाइम एंड डज ए गिवन थिंग्स, जैसे ईट्स हो गया, कोपुलेट्स हो गया, एंड रेस्ट एट्सेट्रा एट दैट प्लेस एट टाइम एट द लोकेशन इज नोन एज नीची ऑफ ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। फिर से खाली रीड बांट लो। एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपीज ए पार्टिकुलर फिजिकल लोकेशंस, यानी कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो कि एक विशिष्ट फिजिकल लोकेशंस पर दिए गए समय में और दिए गए चीज़ों के लिए होते हैं तो उसी को हम इकोलॉजिकल नीची कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका इट्स आता है, कोपुलेट आता है, एंड रेस्ट आता है, एक्स्ट्रा एट दैट प्लेस एंड टाइम एट द लोकेशन इज नोन एज नीची ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है होम्योस्टेटिस का मतलब क्या होता है? होम्योस्टेटिस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। होम्योस्टेटिस का मतलब क्या होता है तो देख लेते हैं। होम्योस्टेटिस का मतलब क्या होता है? The term generally applied to the tendency for biological system to resist change and to remain in a state of equilibrium। यानी the term generally applied to the tendency for biological system, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम के टेंडेंसी के लिए इस प्रकार के टर्म को समानतः अप्लाई किया जाता है। फिर से बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए टेंडेंसी को अप्लाई करने के लिए इस टर्म का समानतः प्रयोग करते हैं। फिर से The term generally applied to the tendency for biological system to resist change and to remain in a state of equilibrium, also known as stability of in ecosystem or balance of nature। यानी नेचर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, यानी कि होम्योस्टेटिस का मतलब होता है नेचर को बैलेंस करना, यानी कि होम्योस्टेटिस का सीधा सीधा मतलब होता है नेचर को बैलेंस करना या फिर इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बनाए रखना ही आपका होम्योस्टेटिस कहलाता है। यानी कि होम्योस्टेटिस का मतलब होता है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बनाए रखना
एंड बायोलॉजिकल नेचर को बैलेंस, यानी नेचर को जो है बैलेंस रखना होम्योस्टेटिस कहलाता है। और नेक्स्ट है बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब लाइट को प्रोडक्स, यानी कि इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी भी प्रकार के लाइट का प्रोडक्शन होता है तो उसी को हम बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से जानते हैं। इट हैज़ वन और मोर फंक्शंस, यानी कि इसके एक या एक से अधिक कार्य होते हैं। फिर से द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा लाइट प्रोड्यूस किया जाता है या फिर लाइट का प्रोडक्शन होता है तो उसी को बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से जाना जाता है। और यह एक या इसका जो है एक या एक से अधिक कार्य होता है, जैसे कि इल्यूमिनेशन, यानी कि इसका एक या एक से अधिक कार्य होता है, जैसे कि इल्यूमिनेशन हो गया, अट्रैक्टिंग पोटेंशियल प्रे हो गया, एंड मेटिंग बिहेवियर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आते हैं, तो स्प्रिंग टेल, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आपका स्प्रिंग टेल आता है, साइकेडाड आता है, यानी कि सीकेडास आता है, एंड सर्टेन फैमिली ऑफ कोलियोप्टेरा, यानी कोलियोप्टेरा की जो निश्चित फैमिली, यानी कि निश्चित रूप से कोलियोप्टेरा की फैमिली के अंतर्गत ऐसा देखने को मिलता है। स्प्रिंग टेल्स में भी ऐसा देखने को मिलता है, एंड सीकेडास में भी ऐसा देखने को मिलता है, जो कि लाइट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। फिर से कौन सा इंसेक्ट है भाई, तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा लाइट प्रोड्यूस होता है या फिर लाइट का प्रोडक्शन होता है तो उसी को हम बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से जानते हैं। और यह एक या एक से अधिक कार्य होता है, यानी कि इस प्रकार के इंसेक्ट का एक या एक से अधिक कार्य होता है, जैसे कि इल्यूमिनेशन हो गया, अट्रैक्टिंग पोटेंशियल प्रे हो गया, एंड मैटिंग बिहेवियर हो गया। इसके एग्जाम्पल के तौर पर क्या आता है, तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर आपका स्प्रिंग टेल दिया है, सीकेडास दिया है, एंड सर्टेन फैमिली ऑफ कोलियोप्टेरा, यानी कोलियोप्टेरा की कुछ फैमिली जो थे इसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्या दिया है, तो सिबलिंग स्पेसीज, अगले पॉइंट पे क्या दिया है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे सिबलिंग स्पेसीज दिया है, ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल आर नियरली। सो फिर से जो सिबलिंग स्पेसीज का मतलब क्या होता है, तो सिबलिंग स्पेसीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, यानी कि यह ग्रुप होता है किसका, तो सिमिलर क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज का, यानी कि सिबलिंग स्पेसीज जो होता है वो सिमिलर क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज का एक समूह होता है। आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, और इसको जो है रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन मेथड से जो होता है आइसोलेट किया जाता है, बट मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल आर नियरली सो, लेकिन इसके मार्फोलॉजिकली तरीके से देखा जाए फिर मार्फोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो यह समान दिखाई देता है या फिर आसपास ही दिखाई देता है। फिर से ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, यानी कि जो सिबलिंग स्पेसीज होता है यह सिमिलर क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज का समूह होता है, यानी कि सिबलिंग जो स्पेसीज होता है वो सिमिलर क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज का एक समूह होता है, बीच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, जो कि रिप्रोडक्टिव तरीके से आइसोलेट होता है, बट मार्फोलॉजिकली यह आइडेंटिकल होता है या फिर नियरली सो होता है। नेक्स्ट है लाइफ टेबल का मतलब क्या होता है, द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेथ रेट, काज ऑफ डेथ, चेंजेज ऑफ सर्वाइवल एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट इज कॉल्ड लाइफ टेबल। लाइफ टेबल का मतलब क्या होता है, लाइफ टेबल का मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, लाइफ टेबल का मतलब क्या होता है, तो द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेथ रेट, काजेज ऑफ डेथ, चेंज ऑफ सर्वाइवल एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट इज कॉल्ड लाइफ टेबल। यानी लाइफ टेबल का मतलब क्या होता है, द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेथ रेट, यानी कि डेथ रेट, काजेज ऑफ डेथ, चेंज ऑफ सर्वाइवल एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जब टेबुलर यानी कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ रेट या फिर काजेज ऑफ डेथ एंड चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी को किसी टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसी को हम लाइफ टेबल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ टॉलरेंसी। लॉ ऑफ टॉलरेंसी का मतलब क्या होता है, गिवन बाय V.E. शेफर्ड इन 1913 ईस्वी में, यानी कि लॉ ऑफ टॉलरेंस किसके द्वारा दिया गया था, तो
लॉ ऑफ टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो सहनशीलता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, या फिर लॉ ऑफ टॉलरेंस किसके द्वारा दिया गया था, तो V.E. शेफर्ड नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1913 ईस्वी में इसको दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ टॉलरेंस डील्स विथ द लिमिटिंग इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमाइज टेम्परेचर ऑन द प्रेजेंस एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर से, लॉ ऑफ टॉलरेंस डील्स विथ द लिमिटिंग इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमाइजेस टेम्परेचर ऑन द प्रेजेंस एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि लॉ ऑफ टॉलरेंस का अध्ययन जो होता है, लॉ ऑफ टॉलरेंस डील्स विथ द लिमिटिंग इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमाइज टेम्परेचर ऑन द प्रेजेंस एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति, यानी कि ऑर्गेनिज्म के सक्सेस के लिए और ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में जब जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार के लिमिटिंग इफेक्ट को ही लॉ ऑफ टॉलरेंस कहा जाता है। फिर से, लॉ ऑफ टॉलरेंस डील्स विद द लिमिटिंग इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमाइज टेम्परेचर। यानी कि लॉ ऑफ टॉलरेंस के अंतर्गत, यानी कि लॉ ऑफ टॉलरेंस वह लिमिटिंग इफेक्ट होता है जिसके अंतर्गत टेम्परेचर मैक्सिमम भी होता है और टेम्परेचर मिनिमम भी होता है। और यह किसकी उपस्थिति में होता है, तो इसकी उपस्थिति के कारण ही ऑर्गेनिज्म जो होता है, कि इसकी उपस्थिति के कारण ही ऑर्गेनिज्म में सफलता मिलती है। तो इस सेशन में हमने पूरा एंटोमोलॉजी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम प्लांट पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइज।